हाय एवरीवन। आज हम टॉप 50 क्वेश्चन फॉर री नीट देखने वाले हैं जेई के पीवाईक्यू के। ये 50 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। और आपको तो पता ही है, हमने जो भी पढ़ा है 2026 में ऑलरेडी हमने 100% पेपर मैच करके दिखा ही दिया है। और अब हमने सोचा कि हमने लगभग 7000 से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिया, तो अब भी और क्या स्पेशल कर सकते हैं, मतलब और भी तैयारी को 100 स्टेप आगे ले जाने के लिए। तो मुझे लगा जेई के हम टॉप 50 पीवाईक्यू ले लेते हैं, वो भी रिसेंट 5 ईयर के। ठीक है, पूरा चैप्टर से। तो ये है भाई, मुझे जो सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगे हमने सारे ले रखे हैं। और जो भी लोग नए हैं वो ज़रूर ये वीडियो देखना, जो हमने नीट विदिन 2 मंथ नीट 2026 के लिए पढ़ा है पूरा यूट्यूब में 5 स्टेप स्ट्रेटजी, पूरा का पूरा क्वेश्चन वही पैटर्न फॉर्मेट आया था। और एक बार नहीं, हमने 3-3 4-4 बार ये चीज़ें पढ़ाया है, पूरा रेफरेंस दिया है, आप जाके चेक कर लो। तो मैं बता दूँ, आप बिल्कुल सही जगह आए हो अगर आप नए हो। और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो में बने रहो, मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, और ऐसा एक बार नहीं, 2025 में भी हमने पूरा का पूरा करके दिखा दिया था। ठीक है, बाकी की बातें करते रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास रहा ये भी एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है जेई का। एक्चुअली बोला था कि x ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन ऑन नाइट्रेशन। तो इसमें देखो दो चीज़ें यूज करा लिया है, आपको रिएक्शन नहीं गिवन है और आपको पता होना चाहिए नाइट्रेशन क्या होता है। तो नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर ये होगा कि बोला है x ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन हमने बना लिया। और दूसरी चीज़, आपको नाइट्रेशन क्या होता है ये आना चाहिए। ठीक है, तो नाइट्रेशन जब आप कराते हो HNO3 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे बोल रहा है गिव मेटा नाइट्रोबेंजीन, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन दे रहा है। मतलब एक तो आपके पास नाइट्रो ये था और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ता है, हमेशा मेटा पे जुड़ता है। तो इसके रिस्पेक्ट में मेटा पे हमने बना लिया। ये रही रिएक्शन। सबसे पहले तो आपको रिएक्शन लिखना था इस क्वेश्चन में। अब बोला है कि बताओ ये एक्स की वैल्यू क्या थी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट इसमें यूज्ड हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे यूज हुआ है। तो सबसे पहले आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना होता है। तो ये हमारे पास बैलेंस ही रिएक्शन है, इसमें और आप कुछ कर भी नहीं सकते। ये पूरा एक है और ये भी एक है, तो आप बैलेंस मानो इसको। अब यहाँ पे देखो बैलेंस इक्वेशन जब यहाँ पे अगर आपने लिख दिया तो अकॉर्डिंग टू आप कॉन्सेप्ट लगाओगे स्टोइकियोमेट्री का। ध्यान से देखो, ये जो स्टोइकियोमेट्री होता है इसको हम मोल बोलते हैं। ये क्या है, मोल है। ठीक है, और मोल है तो इसकी हेल्प से मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मोल एक है, वेट अपन को नहीं पता था। हमने वेट के टर्म्स में क्यों लिख रहे हैं इसको, पता है, क्योंकि ये ग्राम के लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो हम भी इसके लैंग्वेज में बात करेंगे। तो मोल को हमने क्या करने की कोशिश किया, वेट के लैंग्वेज में चेंज करने की कोशिश किया। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जब आप निकालोगे, ये इसको आप ऐसे लिख लो, ये क्या है C6H5 और ये क्या है NO2 है। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 123। तो यहाँ पे वेट निकल के आ गया, वेट आ गया 123 ग्राम आ गया। अब हुई ना बात, ऐसे हम इसका भी निकाल लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये कितना है 123 ग्राम। आई होप आपको समझ आया हमने कैसे लिखा। और ये भी एक मोल है, तो इसका भी जब हम अगर निकालेंगे क्या है, इसको आप लिख लोगे C6H4N2O4। तो इसका जब मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 168 ग्राम। सिमिलरली हमने निकाल लिया। ठीक है, 168 ग्राम आ गया। तो अब हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। देखो, जो भी चीज़ निकालनी होती है उसे राइट साइड लिखा करो। तो निकालना क्या है, x ग्राम नाइट्रोबेंजीन, तो ये निकालना है। तो इसको हम राइट साइड में कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ये बिल्कुल वही रूल है। अगर मैं बोलूँ बताओ दो टॉफ़ी का प्राइस मैं बोलूँ 4 रुपये है, तो बताओ एक टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और मैं पूछूं बताओ 3 टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जो एक टॉफ़ी का प्राइस था उसमें मल्टीप्लाई कर लो 3 से। ये टॉफ़ी रूल है। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये समझाने के लिए बिल्कुल था, आप इसको दिल पे नहीं लेना कि ये कहाँ से लिख दिया। अब देखो, तो बिल्कुल हम यहाँ पे लिख लेंगे 168 ग्राम और करके लिखते हैं, है ना। और इसको जो निकालना है उसको राइट साइड करते हैं। 168 ग्राम के लिए 123 ग्राम नाइट्रोबेंजीन रिक्वायर्ड था, 123 ग्राम रिक्वायर्ड था। तो हम 1 ग्राम के लिए निकाल लेंगे। 1 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड हो जाएगा, 123 डिवाइड बाई 168 ग्राम रिक्वायर्ड हो जाएगा। और पूछा कितने के लिए था, 4.2 ग्राम मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन से। तो बताओ 4.2 ग्राम के लिए एक मल्टीप्लाई कर लो। 4.2 ग्राम के लिए क्या कर लोगे, 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 123 डिवाइड बाई 168 ग्राम।
आ गया, है ना। इतना ही नाइट्रोबेंजीन रिक्वायर्ड होगा, डिवाइड कर लो। तो अप्रॉक्स डिवाइड करने पे जो आंसर आ जाएगा लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैंने उसको 3 ग्राम लिख दिया, तो यही आंसर हो गया। तो ये रहा सवाल। आई होप आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो था ना अच्छा सवाल ये, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन को देखते हैं। अब बोला है इसमें जो भी कंपाउंड आपको दे रखे हैं, पहले तो आप इसको एक बार लिख ही लो। तो ये आपको दे रखा था। देखो जब भी आप CFSC निकालते हो तो मैं आपको बता दूं, जो CFSC होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। और अगर जब ऑक्टाहेड्रल की बात आती है तो जो CFSC का फॉर्मूला भी निकल के आता है वो कितना हो जाता है, -0.6 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस 0.4 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन है। आप कहोगे ये आप कैसे बोल रहे हो सर, तो देखो ऑक्टाहेड्रल को जो स्प्लिट करते हैं तो ऐसे स्प्लिटिंग होता है, नीचे T2G होता है, ऊपर EG होता है, ठीक है। ये होता है स्प्लिटिंग। और हमको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि इथिलीन डाइअमाइन जो होता है, EN होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और ऐसा एक ही ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बोला है हाईएस्ट CFSC किसका हो जाएगा। तो हाईएस्ट CFSC की अगर हम बात करें तो इथिलीन डाइअमाइन सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ऑप्शन नंबर तो ए ही आ रहा है। लेकिन आपको ये भी देखना है, यही हो जाएगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा। तो देखो हम उसको लिख लेते हैं। इसमें हम देखें जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसमें पहले ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालो। ये कितना हो जाएगा x, और ये 3 इंटू 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 प्लस आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +3, तो मतलब कोबाल्ट कितना हो गया +3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा 3D +3D। कोबाल्ट का नॉर्मली कितना होता है 3D7 4s2 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो कितना बचेगा ये लिख देता हूँ 3D6 बचेगा। कितना बचेगा 3D6। अब इसको स्प्लिट कराओ 3D6 को, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 ये हो गया, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसलिए पेयरिंग कर लो 4 5 6। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आए, और EG में, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आए 6, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन आए 0। तो बस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये रहा सवाल सिंपल। और मैं आपको कुछ चीज़ें आपको फटाफट बता देता हूँ, फिर सारे सवाल मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जो लोग नए हो भाई, पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ। अभी आपके पास वो पूरा हमारा 5 स्टेप स्टडी करने का टाइम नहीं है, तो आपको जो सबसे टॉप पे प्रायोरिटी रखना है, सुपर 45 देखना है, फ्यूचर 45 देखना है, और एक्सपेक्टेड गेस पेपर 45 देखना है। सुपर 45 क्या, एक ऐसा 45 क्वेश्चन का सीरीज़ जिसमें 45 क्वेश्चन 45 कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे। 45 मतलब 100 कॉन्सेप्ट के इक्वल होंगे। अगर आप इसको करते हो तो आपकी थियरी भी कंप्लीट हो जाएगी, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, NCERT भी कवर हो जाएगा, एक्सेप्शन भी कवर हो जाएगा, और सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसको देख सकते हो, सारे चैप्टर के अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में। ये है सुपर 45, ठीक है। इसके पहले हमारा जो स्टेप था क्लासिक वन शॉट था, वो मैं एक रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि टाइम नहीं है। क्लासिक वन शॉट एक ऐसा वन शॉट होता है वो भी प्लेलिस्ट में है यूट्यूब के, जो कि करने के बाद आपको सारे वैरायटी प्रॉब्लम, सारे कॉन्सेप्ट, है ना, मतलब उसका टारगेट ही था मेरा ये बनाने का कि उसे करने के बाद आपको सारे वैरायटी के जो थियरी होता है ना, कॉन्सेप्ट होता है, वो क्लियर हो जाए विद क्वेश्चन। उसके बाद सुपर 45 था, तो वो छोड़ दो, अगर आइडिया थोड़ा बहुत है, ये सुपर 45 जरूर देखो, ठीक है। सारे चैप्टर के अवेलेबल हैं। उसके बाद आपको देखना है एक्सपेक्टेड फ्यूचर 45 बता देता हूँ, पर मैं कहूँगा फ्यूचर 45 को बाद में रखो, पहले गेस पेपर देखो। ये रहा गेस पेपर, एक ऐसा गेस पेपर जो हाई क्वालिटी को कंटेन करता है, ठीक है। ये है, आप देखो, आप एक बार करोगे तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाएगा, और इसमें सारे चैप्टर के क्वेश्चन हैं, मतलब अच्छे वाले, ठीक है। तो इसको देखो, फिर आप फ्यूचर 45 देखना, चाहे जो भी आप देख लो, पर मैं कहूँगा इसको पहले देखो। और ये है फ्यूचर 45, जब रीनीट आया तो मैंने लॉन्च किया इसको। फ्यूचर 45 में हमने 2-2 चैप्टर को लिया है, जिसमें और भी बेहतरीन वाले क्वेश्चन को हमने रख लिया है साथ में इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। तो इसको आप देख लो, और बस इतना अगर देखते हो तो आप डेफिनेटली, यकीन है, आप अच्छा करके आओगे एग्ज़ाम में। और मैं बता दूं, इतने कम शॉर्ट ऑफ टाइम में आपको इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने पूरा भी यूट्यूब देखा है, आपको कहीं पे कुछ मिलने वाला है। इवन आप पेड कोर्स में भी नहीं पाओगे, इतना ऑर्गेनाइज्ड अलाइन वे में चीज़ें सारी।
हाँ, किसी को अगर मान लो किसी चैप्टर का एकदम क्लासिक वन शॉट नहीं देखना है तो आप प्राइवेट क्लास हमारा ले सकते हो, जिसमें हम क्रीम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं विद इन 30 मिनट या 20 मिनट की वीडियो होते हैं। सारे चैप्टर का एकदम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हाँ जो जीरो पे हो वो बिल्कुल नहीं लेना, जीरो वाले क्लासिक वन शॉट ही देखो भाई। लेकिन जिनको अगर थोड़ा भी आइडिया है तो हमारे ये वाला आप ले सकते हो। ये है हमारा क्रीम कॉन्सेप्ट हर चैप्टर का। जैसे कि आप केमिकल बॉन्डिंग वैसे देखोगे तो 234 पेज का मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा, लेकिन इसमें 30 मिनट में सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी हैं। तो ये प्राइवेट क्लास है, इसमें आपको अगर ज्वाइन होना हो तो लिंक व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मैसेज करना। आशुतोष नाम है, बॉबी सर भी एडमिन है लेकिन वो अभी फ्री नहीं है, तो आप मुझसे मैसेज करना, मैं ही पढ़ाऊँगा। ये पूरा लगभग 7-8 चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, बाकी आप फटाफट ले लो। तो इससे आपका 2 दिन में पूरा केमिस्ट्री कवर हो जाएगा, एकदम क्रीम लेयर। स्पेशल NCERT एग्जाम्पलर टेस्ट चल रहा है, प्रॉपर गाइडेंस होता है, टास्क होता है मॉर्निंग में, ठीक है। एक मिनिमम अमाउंट लेके हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो इतना कर लेते हो तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और गारंटी 180 आउट ऑफ 180 ला सकते हो, जो सिंसियरली सारी चीज़ें याद रखते हैं, ठीक है। बाकी संडे स्पेशल टेस्ट और भी बाकी की चीज़ें थी, अभी वो उस पर स्थगित रखो। और जो भी नीट 2027 के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर हो, आप मुझे बता के रखना इन्फॉर्म करके, सो दैट मैं आपकी सीट कंफर्म करके रखूँ, ठीक है। और आप इधर उधर नहीं भटकना, नहीं तो आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो गुमराह करेंगे, और बच्चे गुमराह हो जाते हैं, कुछ भी बता के कुछ भी पैसा लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। और एक काम करते हैं, अब क्वेश्चन हम जो ये सॉल्व कर रहे हैं ना, इसमें टाइम लग रहा है, तो हम इसको पहले से सॉल्व करके रखते हैं और फिर आपको पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे, आप परेशान मत हो, आपका टाइम बचेगा। अब जैसे इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन का क्या होता है, सबसे पहले हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं। क्या होता है, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर देना, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर देना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मोनोवैलेंट बोलते हैं, वो होगा तो ऐड कर देना। 2 आता है तो sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो सो ऑन। तो जैसे pf5 है 1/2, फॉस्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 5 सेंट्रल एटम है और साइड एटम 5, तो ये 5 आ गया। और लोन पेयर का भी ट्रिक यहीं भी सिखा देता हूँ, जो स्टेरिक नंबर ही आपने निकाला ना, उसको माइनस कर दो साइड एटम से। तो स्टेरिक नंबर 5 था, तो 5 को माइनस कर दो, साइड एटम 5 ही था, लोन पेयर 0 आ जाएगा। इसको बोलते हैं TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल, तो ये आ जाएगा। दूसरा आप निकाल लो XgF4 का, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, तो 8, साइड एटम 4 है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं, 6 मतलब। और लोन पेयर कितना आएगा, 2 लोन पेयर होता है, तो इसको स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। और ज्योमेट्री पूछता तो क्या हो जाता, ये ऑक्टाहेड्रल शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। और थर्ड वाला है SF4 हो जाएगा, तो इसमें सेंट्रल एटम 6 है, साइड एटम कितना है 4 है, तो 1/2 5 sp3d, मतलब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल हो जाएगा। और उसके बाद लोन पेयर निकालो, स्टेरिक नंबर माइनस साइड एटम 4 था, तो 1 लोन पेयर हो गया, ठीक है। तो ये इसको सीसॉ शेप बोलते हैं। और यहाँ पे इसको निकालोगे तो sp3d आएगा, लेकिन 3 लोन पेयर है, तो इसको हाइड कर लो, तो कैसा दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें देखोगे आप लीनियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो SF4 हो जाएगा, ठीक है, SF4। कहोगे ये भी sp3d है, लेकिन उसमें कंडीशन बोला था हाइब्रिडाइजेशन sp3d होना चाहिए और बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, हैज़ डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम हैज़ ए लोन पेयर, तो ठीक है। इसका देखो ये एक्सियल बॉन्ड होता है, इक्विटोरियल होता है, तो जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो बड़ा होता है इक्विटोरियल से, तो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, इसलिए इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास था ये RCN। तो जब भी आपको RCN गिवन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, पार्शियल माइल्ड कंडीशन है, कंप्लीट होता तो ये एसिड बनता, माइल्ड है तो इसलिए अमाइड बन गया। RMGX है, तो RMGX यहाँ पे CO2H3O प्लस गिवन है, तो डायरेक्ट याद रख लो ये एसिड बना देता है ना। C डबल बॉन्ड O ऐसा होगा, ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा, और फिर नेगेटिव H प्लस ले लेगा इससे, तो एसिड बन जाता है बेसिकली। RCN स्टीफन रिएक्शन, तो SnCl2 HCl गिवन होता है, तो इसको कन्वर्ट करके एल्डिहाइड बना देगा। 1 डिग्री अल्कोहल PCC एल्डिहाइड, 2 डिग्री होता है तो कीटोन बना देता। H2PDBSO4 रोजनमन रिडक्शन होता है तो बेंजल्डिहाइड बना देगा। और Br2H2O लिया गया है, तो ये क्या कर देगा, फर्दर इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आप बाकी का इसमें जो भी पूछा है मैच कर लो। नेक्स्ट है कि बोला है कि फॉर इलेक्ट्रॉन इन 2s एंड 2p ऑर्बिटल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वैल्यू, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये होता है √LL + h/2। ऑर्बिटल, ऑर्बिट अलग होता है, याद रखना, तो ऑर्बिटल ये होता है। अब यहाँ पे अगर 2p हम लेते हैं तो हमें पता है
SPDF, एल की वैल्यू 0 1 2 3, तो अगर P गिवन है तो एल की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो एल की वैल्यू 1 हो गया। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वैल्यू पुट कर लिए इतना आ जाएगा। ठीक है, आंसर ये सिंपल। और एन की वैल्यू तो यहाँ पे जो लिखी होती है उसी को एन की वैल्यू बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो ये है, यहाँ पे कोई भी अल्फा एच नहीं दिख रहा है। अल्फा एच मतलब कार्बोनिल के बगल वाला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक का काम करेगा, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। आप कहोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वाला एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये कीटोनिक ग्रुप है, तो एल्डिहाइड वाले का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज़्यादा होता है ना, और ये वाला थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसके कम कर देता है, तो इसलिए यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन हुआ तो ये नेगेटिव वापस आता है, और जैसे ही वापस आया तो ये वाला ये हाइड्रोजन निकल के इधर, मतलब एक कैनिजारो रिएक्शन है, ये हाइड्राइड निकल के इस पे अटैक करके ये ओपन हो गया। जैसे ही ओपन हुआ तो फिर से ये क्या कर लेगा, यहाँ पे जो एच था ये वाला इससे एच ले लेगा और ये बन गया। तो ये हो गया इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, अपने पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SO3 H2SO4 या ये गिवन है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे जुड़ता है, तो यहाँ पे SO3H में जुड़ गया, पैरा पे यहाँ पे क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक क्रिएट होता। फिर से Br2 आयरन गिवन है, तो अब पैरा ब्लॉक्ड हो गया, तो अब यहाँ पे जुड़ेगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, दोनों हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ऑर्थो वाला बचा था, पैरा ब्लॉक था, तो ऑर्थो पे हमने जोड़ दिया बस। नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्रुप 13 का एक्सेप्शन है, याद रख लेना। रेडियस में ये होता है बोरॉन, एल्युमिनियम नहीं आता है, गैलियम पहले आता है ना। वहाँ पे क्या हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ऑर्डर है, डेंसिटी ये, आयनाइजेशन एनर्जी ये, तो ये चीज़ें आपको तो याद ही होनी चाहिए, तो अपने पास बी और डी करेक्ट हो जाएगा। IUPAC नेमिंग देखते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, पहले दिख गया COOH, तो इसलिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया। हम 1 2 इधर गए, 1 2 इधर, 3 पे आ रहा था, इधर 2 पे, तो इसलिए हमने इधर से प्रीफर किया। तो 1 2 3 4 5, और इधर भी लिख लो 6 लिख लो। अब देखो, तो 3 पे ब्रोमीन था, 2 पे हाइड्रोक्सी था, तो अल्फ़ाबेटिकल में B पहले आता है, इसलिए इसको पहले लिखा। 3 ब्रोमो और यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी, और ये 5 पे नाइट्रो, और पूरा बेंजीन है, और प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे, जो ये है इसको ओइक एसिड बोलते हैं, तो बेंजोइक एसिड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल है ये, इसमें बोला है इसका स्ट्रक्चर बनाओ पहले। 3,3 डाई मिथाइल, तो पैरेंटन में कितने कार्बन है, हेक्स, तो 6 कार्बन बना लिया। 3 1 2 3 3 पे डाई मिथाइल है, लगा लिया। 1 पे इन है, 1 पे इन लगा लिया। 4 पे आइन है, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया, ख़त्म कहानी। अब बोला है कि बताओ देयर आर 4 sp3 2, कितने sp3 sp2 है, तो डबल बॉन्ड है तो sp2, जहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा sp2, सिंगल sp3 ट्रिपल sp, बस एक याद रख लेना, अगर ऐसे लगातार डबल बॉन्ड आता है तो यहाँ पे sp2 ना होके sp होता है, क्योंकि सिग्मा और लोन पेयर देखते हैं तो ये क्या आता है 2, तो sp, तो बस यहाँ पे तो देख लो ये क्या हो जाएगा, sp3 सारे सिंगल हैं इसके सराउंडिंग में, और ये ट्रिपल आ गया यहाँ पे तो sp कर दो इसको, ये भी sp, और ये सारे सिंगल हैं, हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये sp3। बस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, सिंपल सवाल। ये बोला है परफेक्ट गैस 0.1 मोल हैविंग CV, ठीक है, अंडरगोज द एबो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट 1 to 4, इफ़ ईच स्टेप इज रिवर्सिबल द टोटल वर्क डन वाइल गोइंग फ्रॉम पॉइंट 1 to 4। तो सरल सवाल है, टोटल वर्क डन पूछा है। देखो W1 से W2, यहाँ पे आप देखो ये क्या गिवन है, नीचे वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम भाई कांस्टेंट है, यहाँ से बढ़ी घट नहीं रहा है, देखो ऊपर, तो ये 0 हो गया, मतलब वर्क डन। 2 से 3 देखते हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, और प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, पी कितना है यहाँ पे 3, और कितना चेंज हो रहा है 2 से -1, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, इतना ही लेना है, तो यहाँ पे हम कितना इसको ले सकते हैं, चेंज कितने करो 3 - 2, एक नो कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे ये इतने को छोड़ के लेना है ना, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, तो ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, फ़िलहाल ये चेंज जब आप निकालोगे तो इतना चेंज 1 का ही चेंज है ना, तो सीधे लिख दो आप 1, बात ख़त्म करो। तो ये -3 ATM आ गया,
और इसको हम जब किलो जूल में चेंज करते हैं, ये लीटर एटीएम है बेसिकली, लीटर एटीएम। तो जब इसको किलो जूल में हम जूल में चेंज करते हैं तो 101.3 से या 101 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जूल में हो गया। और 3 से 4 फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट तो 0, टोटल वर्क डन ऐड कर लो, ये इसको ऐड कर लो, इतना आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो ये इजी सवाल था, ये मस्त देखो। इसमें बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर द सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। तो ये गिवन है, मतलब आपको ये हिंट मिल गया, तो बेंजीन ही बनाना है। और आपको पता है अगर एक डबल बॉन्ड हो तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, ये DU होता है, लिख देता हूँ। और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 2 DU होता है, रिंग होता है तो 1 होता है। अब यहाँ पे हमने बेंजीन, अब बेंजीन बोल दिया था तो ये DU निकालने का ज़रूरत था नहीं, लेकिन अगर DU आप निकाल भी लेते तो जितने नाइट हमारे पास 4 DU है, ये सबको आपको पता है DU कैसे निकलता है। ठीक है, 2 × 2 वो वाला फार्मूला लगा के, लेकिन बेंजीन गिवन था तो बेंजीन के ही हम सारे पॉसिबल केसेस बना लेते हैं। तो ये एक बेंजीन ये हो गया, और कार्बन इतने होने चाहिए तो 6, 7, 8, 9 हाइड्रोजन होने चाहिए, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्यूमीन, ये। अब आपको ये बना के ही देखना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको सारे बना के पॉसिबिलिटी देखने थे बेंजीन के डेरिवेटिव, और ये सारे डेरिवेटिव आएंगे जिसमें 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, आप देख लो सारे आइडिया कैसे। बस आपको इसमें जब ऐसे क्वेश्चन है ना, आप सारे बना लो जितने ख्याल आ रहे हैं, जो भी पॉसिबल है, और फिर काउंट कर लो, जो सेम दिख रहे हैं उसको एक बार काउंट करना। अब इसमें बोला था कि बताओ कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट की अगर बात करें तो ये मेटामर है। हाँ, मेटामर में ये किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप कह रहा हूँ, ज्योमेट्री अलग होनी चाहिए, अरेंजमेंट। तो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, तो ये इससे मेटामर है। फंक्शनल नहीं भाई, ये तो फंक्शनल आइसोमर थोड़ी हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले पोजीशन आइसोमर नहीं, पोजीशन आइसोमर भी नहीं हो जाएंगे। अच्छा एक सेकेंड, ये हमारे पास, अच्छा ये साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है, ये सिर्फ फंक्शनल आइसोमर होते हैं, हमने सेम ही देख लिया। नहीं, ये साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, तो यस ये फंक्शनल आइसोमर। ये पोजीशन आइसोमर है नहीं, पोजीशन आइसोमर और बाकी होमोलोगस क्या होते हैं, जहाँ CH2 का डिफरेंस हो। ठीक है, और यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप ही है, और फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ये अलग आ गया, ये अमाइन है, कितने डिग्री, 1 डिग्री, और ये 2 डिग्री, नहीं ये वाले नहीं होंगे। और CH2 भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कुछ अलग ही दिख रहा है, तो फर्स्ट और सेकेंड ही करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, आइसोमेरिज्म का लेक्चर देख लो। आइसोमेरिज्म मैंने 218 पेज पढ़ा है, किसी को अगर लगता है तो आप जाके विज़िट कर लो भाई, सारे वैरायटी सब कुछ कवर कर दिया है। पोजीशन आइसोमर देखो कैसे पहचानते हैं, इसमें कन्फ्यूजन होता है, चेन ऑफ पोजीशन में बता देते हैं। देखो AB रूल है, A क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, और B क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। तो अगर मान लो AB हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंट आ गया, तो चेन आइसोमर, अदरवाइज पोजीशन बोल देना। जैसे यहाँ पे देखो A निकालो, 1 2 3, पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 4, ब्रांच कोई दिख रहा है ना, 0, तो AB 40 आ गया। यहाँ पे देखो 1 2 3, पेरेंट चेन में 3 कार्बन और ब्रांच 1 दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों AB यहाँ 40 है और यहाँ कितना है, 31, तो ये डिफरेंट है, मतलब अगर डिफरेंट आ गया तो क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर, अदरवाइज पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर, और अगर ऐसा नहीं होता तो पोजीशन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NH2 गिवन है और ये NaNO2 HCl, या कभी कभी HNO2 भी लिखा आता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो इसको ये डाइजोनियम बनाता है। तुरंत इसको N2+Cl- बना देना। सामने Ki है तो ये I- यहाँ जाके जुड़ जाएगा, इसको बाहर निकाल देगा। N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो बाहर निकल जाएगा, ये जुड़ जाएगा। सोडियम ट्राई ईथर वुड्स रिएक्शन, तो इसी का ये तोड़ेंगे और इसी के सामने इसी का सेम हम सर्कल को जोड़ देंगे, वुड्स रिएक्शन करा दिए, तो बस आंसर ये हो गया। नेक्स्ट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो देखो एनर्जी जो होता है आपको बता दूं वो इन्वर्सली होता है लैम्डा के, बाकी जो CFSE के डायरेक्टली होता है वेवलेंथ के इन्वर्सली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का ऑर्डर ये होता है और CFSE का भी ऑर्डर यही हो जाएगा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, और लैम्डा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा वेवलेंथ। नेक्स्ट देखते हैं। बोला है 2 मोल्स ऑफ ईच एथिलीन ग्लाइकॉल एंड ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 2 मोल्स इथिलीन ग्लाइकॉल और ग्लूकोज है, दोनों को 500 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो डेल्टा TB क्या हो जाएगा भाई, आप फर्स्ट पहले वाले का ये फार्मूला लगा दिए, I1M1 मोलैलिटी M1 KB तो कांस्टेंट है, प्लस दूसरे वाले का, तो हमने पहले वाले में क्या हो जाएगा I यहाँ पे
देखो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, सॉरी नॉन वोलेटाइल होते हैं, तो उसका आई की वैल्यू 1 ही लेना होता है। मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 2 मोल गिवन था और वाटर 500 ग्राम था, लेकिन उसको केजी में लेना है तो डिवाइड बाई 1000 कर दिया, और केबी वैल्यू फिक्स है, ऐसे ही हमने यहाँ पे निकाल लिया। मोल तो सेम ही है ग्लूकोज का भी, और वाटर और यहाँ पे केबी ऐड करने के बाद इतना आ गया, डेल्टा टी भी आया, ठीक है। तो डेल्टा टी बी यही तो पूछा था हमारे ख्याल से, नहीं ये हो गया डेल्टा टी बी। अब आपको पता है वाटर का जो बॉइलिंग इसमें पूछा था, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन पूछा था, ठीक है, ये आपने डेल्टा टी बी निकाल लिया। अब हमें पता है जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 2 से मतलब 373 केल्विन, मतलब 100 को उसके हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लिया। तो न्यू बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, पहले कितना था बॉइलिंग पॉइंट इतना था, और जो डेल्टा टी बी है इतना है, तो उसको ऐड कर लोगे तो अपने पास ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ईजी सवाल यही है, हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, किसी को हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम होती है ना, एक कॉन्सेप्ट इंजेक्शन का प्लेलिस्ट है जिसमें हम केवल ट्रिक डिस्कस करते हैं जो कभी फेल ना हो, ऐसी ट्रिक। अगर आपको लगता है हाइब्रिडाइजेशन आता है, जिनको जो धुरंधर जिनको लगता है कि आता है, तो आप इसमें लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन सब में निकाल के बता दो, और नहीं आता है तो फटाक से जाके वीडियो ये देख लो, पूरा 10-15 मिनट का होगा, जिसमें आपको डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिलेगा, और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड सारे दुख दर्द आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, आई मीन टू से। तो ये आप ज़रूर जाके देख लेना, ठीक है, डेफिनेटली बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको इसको देखने के बाद। चलो देखते हैं, तो इसमें हम निकालेंगे PF5, अभी निकाला था, sp3d हो जाएगा, और सेंट्रल एटम क्या है, फॉस्फोरस है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, साइड एटम 5, तो sp3d। SFC का sp3d 2 हो जाएगा, तो बस इससे बाकी 2 से ही मैच करा लो, ये आ जाएगा। इसमें बोला है द लीस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, तो लीस्ट एसिडिक बोला है, तो एसिडिकेशन कैसे निकालते हैं आपको पता है, जैसे आपके पास कोई एसिड है और उसमें से एसिडिकेशन उसका निकालना है, तो उसमें से सबसे पहले H+ आप निकाल दोगे, तो H+ निकाल दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A- बना। अब ये A- एक तरीके का कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, या इसी को कंजुगेट बेस बोलते हैं, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यही है कॉन्सेप्ट। और इसको स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं, स्टेबिलिटी जो बढ़ाने वाले ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जैसे -I -M है, ठीक है, और क्या हो जाएगा -H। अब यहाँ पे ये देखो, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लेकिन ये वाला जो है भाई ये एस्टर है, और एस्टर उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो लीस्ट एसिडिक है, ठीक। अब ये वाला करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो बेसिसिटी ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हमेशा याद रखना, जो लोकलाइज लोन पेयर है, लोकलाइज लोन पेयर जो होता है वो ऑलवेज ज़्यादा बेसिक होता है डी लोकलाइज लोन पेयर से, ठीक है। लोकलाइज लोन पेयर इज ऑलवेज, मतलब लोकलाइज मतलब जो रेजोनेंस में ना जाए, नो रेजोनेंस, जो रेजोनेंस में ना जाए, ठीक है, वो होता है। और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे, नाइट्रोजन वाला sp3 वाला सबसे ज़्यादा होता है, फिर sp2 होता है, और फिर sp होता है, ये ऑन द बेस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे अगर देखो ये वाला पूरा का पूरा डीलोकलाइज है, क्योंकि इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है। ये वाला क्या है, डीलोकलाइज्ड है, और यहाँ भी है और यहाँ भी है, सबसे इम्पोर्टेंट। और ये वाला क्या है, ये वाला ब्रिज पे है, ब्रिज वाला कभी भी रेजोनेंस में नहीं जाता है, तो डेफिनेटली ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, मतलब R वाला तो सबसे ज़्यादा हो गया। उसके बाद इन दोनों में देखोगे तो ये वाला भाई क्या है, एक बार डीलोकलाइज्ड है, और ये वाला 2 बार डीलोकलाइज्ड है, तो R के बाद कौन सा हो जाना चाहिए, Q होना चाहिए। अब कहोगे क्यों बोला सर, ये वाला तो एक बार ही है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखना आप, और मेरे हिसाब से क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों ये गलत लिखा गया है, इसको करेक्ट करो आप, P ही होना चाहिए। यहाँ वाला तो ये कम हो जाएगा ना भाई, एक तो ये sp2 भी है, खींच भी रहा होगा, और ये वाले sp3 हैं, तो sp3 ज़्यादा होगा ना भाई, तो R फिर P हो जाएगा और फिर Q हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रख लेना, R फिर P फिर Q, तो बस ये सिंपल हो गया। नेक्स्ट है अपने पास ये क्वेश्चन, बोला था विच अमंग फॉलोइंग कंपाउंड गिव येलो सॉलिड व्हेन रिएक्टेड विद NaOI, मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। हेलोफॉर्म वही टेस्ट देता है ऐसा कीटोन हो जहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो ये CH3 लगा है, और उसके बाद अगर मान लो अल्कोहल है तो उसके बगल में भी CH3 है, तो वो भी देता है हेलोफॉर्म टेस्ट।
तो यहाँ पे ऐसे कितने कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला देगा, हाँ 2 डिग्री अल्कोहल है और CH3 ये देगा। और बी वाला देख लेते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बनेगा, नहीं ये नहीं देगा, CH3 दिख ही नहीं रहा है। मिथाइल कीटोन और 2 डिग्री वाला देता है। और कोई सा ये वाला देगा, ये वाला तो देगा, ये वाला देगा CH3, ये वाला एसिड है, अल्कोहल नहीं है, एसिड है, नहीं देगा। ये एल्डिहाइड तो कभी नहीं देगा। तो 2 ही हैं, एक अपने पास ये वाला और एक ये वाला, तो 2 ऐसे हैं A और C जो देंगे। और भी होता है एक्सेप्शन, लेकिन वो हम आपको कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ाए हुए हैं, उसको आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फर्स्ट आयन इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे तो देख लेते हैं स्टेबिलिटी। यहाँ पे ये कार्बोकैटायन है, मिथाइल है, और ये वाला लोन पेयर है, तो डेफिनेटली ये फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा। भाई इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और कार्बोकैटायन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये बैक बॉन्डिंग करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पे कार्बन आयन है और NO2 -I -M लगाता है, कार्बन आयन को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यस ये भी स्टेबल है। यहाँ पे देखो ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज है और ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो ये वाला ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें OMe फिर से बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो हमारे पास इसमें कौन सा हो जाएगा, रेजोनेंस वाला हो जाएगा। तो कौन सा आपके पास क्या बोला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल, तो A वाला मोर स्टेबल है, ठीक है, B वाला मोर स्टेबल है, और इसमें ये वाले दोनों, इसमें कौन है, B वाला स्टेबल है। तो A और B केवल हैं जो ज़्यादा स्टेबल हैं, यहाँ पे हमने ये लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, IUPAC नेमिंग बोला है, तो इसमें हमने कहाँ से नंबरिंग किया, जब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कॉर्नर पे हो तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। और 4 पे हाइड्रोक्सी है, 4 हाइड्रोक्सी, पैरेंट चेन में कितने कार्बन, 7 है, तो हेप्ट यहाँ पे लिख दो, हेप्ट ऐसे हो जाएगा। और 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन, और 6 पे आइन है, 6 आइन, तो यहाँ पे ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये आइन लिखोगे और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, OH है ना, OH। अब यहाँ पे जो OH होता है बेसिकली, OH वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में आता है, तो उसके लिए ऑल यूज करेंगे। कोई कहेगा सर अगर ये प्रिंसिपल है तो यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं किया 1 2 3 4, क्योंकि ऑप्शन में वैसा गिवन ही नहीं था, इसको हमको क्या बोलना पड़ता, फिर प्रोपीनाइल, प्रोवाइनिल, ऐसा कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा है, तो जिसके कारण हमें इसको क्या मानना है, नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग करना है, और इसको हमने प्रिंसिपल मान के ऑल लिख दिया, तो हेप्ट 1 इन 6 आइन 4 ऑल, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन गिवन था, ऑप्शन से आपको देखना था। अब बोला है द स्ट्रक्चर, क्या बोला है, एडिशन ऑफ HX। ठीक है, तो इसमें हमें द स्ट्रक्चर ऑफ X आपको बताना है। क्वेश्चन ये था एडिशन ऑफ HX इन एल्कीन, ये जो गिवन था इसमें एडिशन ऑफ HX इन एल्कीन आपको करना था। तो मतलब ये आपको ये बना हुआ है, कंसीडर द X, द स्ट्रक्चर ऑफ X इज इतना, तो हम कौन सा एडिशन कराएं, तो इसमें मान लो हमने HBr लिया है, ये रिएक्शन में आगे क्वेश्चन में मैंने ये लिख दिया है HX का एडिशन कराना है, तो HBr, अब सारे डबल बॉन्ड ही हैं, सारे डबल बॉन्ड हैं, तो इसमें बात आती है किसको तोड़ना चाहेगा ये, तो यहाँ डबल बॉन्ड पे जो अल्फा H हैं इसके बगल में देखो कितने हैं, 2 इधर हैं 2 4 हैं, इस डबल बॉन्ड के बगल में एक H, अल्फा H 2 हैं, इसमें भी अल्फा H 3 दिख रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको तोड़ना प्रीफर किया। अब इसको ऐसे तोड़ा, इसलिए यहाँ पे कार्बोकैटायन 3 डिग्री बन रहा था, ये बना, जैसे ही ये बन गया Br माइनस यहाँ जाके जुट जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। अब ये वाला है हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बोला है कि हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ 1 आवर, तो जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2K होता है, ये 1 आवर दे रखा है, और हम 1 आवर मतलब 60 मिनट, और इसको हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 2 मोलर, तो 2/2K, तो K की वैल्यू निकल गई। बोला द टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A फ्रॉम इतना, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, और ये इनिशियल, तो हमने टाइम निकालना था, K की वैल्यू पता था, सारा कॉन्सेंट्रेशन गिवन था, निकाल लिया, कितना आ गया, 15 मिनट आ गया, सिंपल। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद, मतलब पैटर्न याद रखना। अब ये वाला देखते हैं, इसमें बोला है X मिलीग्राम ऑफ MgO2 इज रिक्वायर्ड टू बी डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर टू प्रोड्यूस ए pH ऑफ इतना, द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, pH 10 है, तो pH 10 है, तो हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम,
तो यहाँ पे हमारे पास H जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁻ pH, तो ये हो गया। और N/V वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो मोल अपने पास इतना आ गया। और किसके मोल आएंगे OH के, डेफिनेटली MgOH था। और pH प्लस pOH इक्वल टू हमारे पास इतना है, तो pOH कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो OH माइनस भी 10⁻⁻4 ही हो गया। ऐसे भी आप इसको देख सकते थे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgOH क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये कैसे निकाला बता देता हूँ। MgOH ट्वाइस, यहाँ पे Mg2 प्लस है और यहाँ पे 2OH माइनस है। तो अगर आप मोल यहाँ पे जो निकाले थे, ये देखो इसका रिलेशन क्या है, MgOH और OH का क्या रिलेशन है 1 और 2। मतलब ये क्या है भाई, ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है, मोल में ये मोल ही तो है। तो वैसे ही अगर हम MgOH ट्वाइस का मोल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको मानते हैं ये 2 है तो ये आधा है, 2 का आधा 1 होता है ना। तो MgOH ट्वाइस के मोल जो होंगे, जो कितना मोल था इतना, इसका हम आधा कर देंगे, तो ये हो गया। मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल इतना था और मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लोगे, मल्टीप्लाई कर लो तो वेट आ गया इतना। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, ज़बरदस्त, आपको ये चीज़ याद रखना था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक केमिकल बॉन्डिंग आप देख लो तो उसमें आपको तो कभी गलत ही नहीं होगा क्वेश्चन, पर बताता हूँ। देखो 14 इलेक्ट्रॉन का याद रख लो, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अगर उसके आगे बढ़ते हो 15 तो 0.5 डिक्रीज करते जाओ, 2.5 16 जाते हो तो फिर पॉइंट घटा दो, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर होता है। ये बेसिकली जब आपके पास 11 to 20 इलेक्ट्रॉन हो तो आप लगाना। अगर डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर है तो पैरामैग्नेटिक, नॉन डेसिमल है तो डायमैग्नेटिक। लेकिन एक्सेप्शन ये है 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होता है। और अगर 1 to 10 इलेक्ट्रॉन है तो ऑड इलेक्ट्रॉन है तो 0.5 और इवन इलेक्ट्रॉन है तो 1 मान लेना। हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके लिए 0, बस सब कुछ कंप्लीट। तो यहाँ पे आप देख लो कौन सा हो जाएगा। पूछा क्या था, पैरामैग्नेटिक। S2 क्या होता है ये आपको याद होना था, अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना था। S2 पैरामैग्नेटिक NCERT में गिवन है। और O2 का 16 होता है तो 16 पैरामैग्नेटिक। तो ऑप्शन नंबर A और D हो जाएगा, ख़त्म कहानी, ठीक। ये वाला बोला है रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन, गिवन है रेट लॉ, ठीक है भाई, रेट लॉ गिवन था इक्वेशन नंबर 1। बोला इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज़ डबल्ड, तो मतलब A को डबल कर दिया, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज़ हाफ्ड, तो B को आधा कर दिया। तो बोला है द रेशियो ऑफ न्यू रेट, तो इसको हम R2 मान लिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, तो फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर लो, ऐसा बोलता है तो डिवाइड कर लिया। ये वैल्यू तो कम गुट्टम हो गया, 2 बचा 1 2 टू द पावर n, और ये B 2 टू द पावर m। तो यहाँ पे R1/R2, और ये हम इसको क्या कर लेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m पहले से था, n को ऊपर ले जाएंगे -n, तो ये ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो गया 2 टू द पावर m - n हुआ, तो R1/R2, और ये अपने पास आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर यही तो हो गया, आंसर अब खत्म कहानी। 2 टू द पावर, यही तो पूछा था, रेशियो R2/R1 का, n - m हो गया, ठीक है, ख़त्म। तो नेक्स्ट है NO2, SnHCl होता है तो इसको रिड्यूस करके NH2 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये रिएजेंट याद कर लो कि हाँ ये आता है तो इसको NH2 में। अब मान लो इसमें आपको ये एसिटिक एनहाइड्राइड ले ले, तो इसका लोन पेयर इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है, ये टूटता है, नेगेटिव आता है, वापस आएगा, उसको मार के बाहर निकाल देगा। तो चाहे तो आप डायरेक्ट याद रख लो, ये दिखता है तो, क्योंकि हमेशा यूज होते हैं। तो ये COCH3 आके यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ पे Br2 ये NCERT की रिएक्शन है, पहले ही बता रहा हूँ। कंट्रोल्ड यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ब्रोमिनेशन हो रहा है। अब ये जो लोन पेयर था ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ब्रोमीन को हर जगह जोड़ देता है ये। अगर यहाँ पे Br2H2O लिए होते तो ये हमने क्या किया, इसको दे दिया। तो अब ये लोन पेयर थोड़ा इधर इन्वॉल्व है, इधर भी इन्वॉल्व है। तो अब Br2 जो आएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा, तो पैरा वाला मेजर होगा क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक कम है, तो ये बन गया। अब फिर अपने पास NaOH ले लो, तो ये वर्कअप कर देता है, इसको फिर से गैप करके ये बना दिया। तो कभी कभी पूछा जाएगा कि बताओ कंट्रोल ब्रोमिनेशन कराया जाए तो कैसे कराया जाए, तो ये लेके कराया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें क्या बोला है स्टेटमेंट, तो नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्साइड विथ प्लस, हाँ नाइट्रोजन +1 +5 दोनों बनाता है, और पी है ना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पी, हाँ नाइट्रोजन स्मॉल साइज होता है तो बनाएगा। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म हाइलाइट विथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, ये भी करेक्ट है, d ऑर्बिटल नहीं होता, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया।
इसमें बोला बेंजीन इज ट्रीटेड विथ ओलियम, बेंजीन को ओलियम H2SO7 से ट्रीट किया तो SO3H बनेगा, ठीक है, टू प्रोड्यूस X विच व्हेन फर्दर हीटेड विथ मोल्टेन सोडियम, NaOH ले लिया तो NaOH इसको क्या कर देगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे ONA+ हो जाएगा। फिर एसिडिफिकेशन H+ डाल दिया तो यहाँ पे वर्क OH आ गया वर्कअप होके। फिर बोला जिंक के साथ हीट कर दो तो ये गायब करके बेंजीन बना देगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा बॉक्स ये मैं अच्छे से बना देता हूँ, कवर हो जाए ये, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये मस्त ज़बरदस्त, देखो ये है Br2H/μ। तो अब अगर आपको Br2H/μ गिवन है तो डेफिनेटली जितने डिफरेंट हाइड्रोजन होते हैं, अगर पूछता है टोटल प्रोडक्ट तो जितने डिफरेंट हाइड्रोजन हो वहाँ पे Br जोड़ लो, लेकिन अब आपको मेजर की बात कर रहा है। तो देखो ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये वाले तो सेम है। इधर देखो ये हाइड्रोजन जो है ये वाला सेम है, तो हमने एक साइड का ही बनाया है, जितने डिफरेंट हाइड्रोजन है सबको बना दिया। इधर वाले तो सेम है। अब इसमें भी रेडिकल बनाओ, ये तो कौन ज़्यादा स्टेबल रेडिकल है, डेफिनेटली ये 3 डिग्री है तो ये ज़्यादा, तो Br यहाँ पे जुड़ा। अल्कोहलिक क्लीवेज एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, जो हैलोजन है उसको 0 अल्फ़ा, उसके बगल बीटा बीटा बीटा, तो सारे बीटा एच को आपको निकाल के देखना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा जो बीटा एच ज़्यादा, ये वाला तो सेम है बीटा एच, तो जो ज़्यादा अल्फा एच देता है उसी बीटा को निकालो। तो हमने इसको निकाला, ये इधर आएगा और इसको मार के बाहर निकाल देगा, तो ये डबल बॉन्ड आया। अगर हम मान लो उसको निकालते तो इधर आता है, इसको मार के ये बनता, तो इसमें 7 अल्फा एच है और इसमें 4, तो मेजर कौन हो जाएगा 7 वाला। ठीक है, अब ये ध्यान देखना बोला क्या है, इसी में HBr H2O2 ले लो, तो ये वाला आपसे हम सोच रहे हैं, तो HBr ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, और ये वाला जब आपने लिया तो यहाँ पे 2 डिग्री था, यहाँ 3 डिग्री था, तो Br कहाँ जुड़ेगा यहाँ पे, तो ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कभी कभी ऐसा पूछता है टोटल मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तो ये सारे जितने हाइड्रोजन थे सब में आप Br लगाते, और अगर स्टीरियोआइसोमर को इंक्लूड कर रहा है तो जो कायरल होता है उसको 2 काउंट करते, पहले एक एक सबको काउंट कर लेते और फिर जो कायरल होता 2, और फिर आप बताते। ये वाला देखते हैं, इसमें एक है रिएक्शन है, ठीक है, इनिशियल प्रेशर P0 मान लो और ये 0 0, जो गैस है उसी को, ठीक है, एक जनरल रिएक्शन गैस की मैंने, सॉलिड को कभी नहीं मानना। कुछ समय बाद प्रेशर कुछ कम हो जाएगा, x कम हुआ, स्टोइकियोमेट्री लिख लिए, और जो कम हुआ वही प्रोडक्ट बनेगा x इंटू स्टोइकियोमेट्री, ये रूल है, x इंटू स्टोइकियोमेट्री। इनफाइनाइट पे भाई क्या हो जाएगा, ये तो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, तो ये 0 और ये क्या पूरा का पूरा चला गया इधर P0। अब P इनफाइनाइट पे हम टोटल प्रेशर देखेंगे तो यही है P0 2 P0 कितना हो जाएगा, P इनफाइनाइट डिवाइड बाई 2 हो गया। ठीक, तो हमारे पास हमने एक चीज़ और देखा, जो P टोटल था वो कितना था, कहाँ पे, यहाँ पे टाइम T पे निकालो तो पूरा ऐड कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x कट गया तो P0 प्लस x, तो x की वैल्यू Pt माइनस P0 है, और यहाँ पे हमारे पास P0 की वैल्यू है तो इसको हमने पुट कर लिया, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमें पता है जो k होता है 1/t इनिशियल और कॉन्सेंट्रेशन एट t नॉट इनफाइनाइट t, तो t पे हमने ये निकाली, इनिशियल P0 था, बस आंसर आ गया, वैल्यू ये पुट कर लिए पूरा। ठीक है, t पे क्या था, ये था, x की वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो अपने पास ये आ गया। तो ये फिक्स प्रोसीजर है, आपको ये भी याद रखना है कैसे सॉल्व करना है। इसमें बोला है कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमाइन, तो बेसिसिटी सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो ज़्यादा बढ़ाएगा बेसिसिटी। ठीक, तो यहाँ पे 2 डिग्री था ये, तो ये ज़्यादा हो जाए, 1 डिग्री है, और ये वाला तो लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड है तो कम हो जाएगा, ये भी डीलोकलाइज्ड है। बस ये वाला ज़्यादा क्यों लगाया, क्योंकि ये प्लस एम थोड़ा तो बढ़ाएगा बेसिसिटी डोनेट करके, इसमें कोई नहीं, इसमें तो विड्रॉ कर रहा है, तो ये सिंपल ऑर्डर था, इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था, विड्रॉ करके ये तो घटा रहा है तो ये सबसे लीस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बोला है करेक्ट ऑप्शन प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो पहले का निकलते हैं, तो इसका x और ये न्यूट्रल है तो 0, क्लोरीन का -1 होता है और 2 है तो -2, और इसका -1 इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये बाइडेंटेड है ना, तो 2 × 2 और ये +2, तो टोटल 6 आ गया, सेकेंडरी वैलेंसी 6 और ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो बस एक से ही ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया, इसे आप हटा दो, बाकी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाला देखो SO2 हाइब्रिडाइजेशन, SO2 में sp2 देख के ही बता दो भाई, लोन पेयर 3 - 2 कर दो 1, NO2
इसका इतना आएगा sp2। और ये N3 माइनस अजाइड होता है, ये आपको याद होना चाहिए, NCERT में गिवन है sp। तो ये सबका आप कर सकते हो, सिंपल कर सकते हो, कोई कठिन नहीं था। इसमें बोला है द नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्लीट ओजोनोलिसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है दोनों साइड आप ब्रेक करके ऑक्सीजन लगा दो, हर जगह लगा दो, तो ये बना और ये बना। तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। और कोई कायरल सेंटर नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, 0। और आइसोमेरिज्म अगर किसी को अच्छे से देखना है तो आप देख ही सकते हो मेरा लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, PCl5 हीट गिवन है। तो जब भी PCl5 हीट गिवन है तो यहाँ पे ये Cl माइनस यहाँ जाएगा, ये तोड़ेगा और यहाँ पे Cl जोड़ेगा, फिर से ये जाएगा तोड़ेगा, Cl जोड़ेगा। ऐसा क्यों किया है इसने? क्योंकि आगे 3 इक्विवेलेंट ऑफ बेस लिया गया था, तो ये आपको सोचना था यहाँ पे एक बार जोड़ना है 2 बार, तो 3 इक्विवेलेंट लिया था। तो ये भी बताता हूँ, तो होगा क्या, 2 बार ये जुड़ेगा। अब कोई 4 बॉन्ड बन गए तो 5 तो बनाएगा नहीं कि एक बार और अटैक करवाएंगे। 3 देखो, पहले ये बेस है तो बेस SDKH खाएगा, तो ये H खाया, इसको इधर ले आया, इसको मार के बाहर निकाला, तो एक डबल बॉन्ड है, फिर से एक H था यहाँ पे, फिर से उसको खाएगा और फिर से इधर ले आएगा और उसको फिर मार के निकालेगा, तो ये अल्काइन बनता है। तो ये रीजन था, क्योंकि वहाँ पे अल्काइन बनाना था, जिसके कारण इसको हमने 2 सोचना था, तो बहुत लंबा आपको पहले सोच के चलना था। जैसे ही ये बना तो वर्कअप हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, ये H हो जाता है। B2H6 गिवन था, SD5 है मतलब वर्कअप हो गया, H+ डाल के। ये क्या करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और सिन एडिशन करता है, ये भी याद रख लो, काम आएगा। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ, ये वाला 2 डिग्री था कार्बन, ये 1 डिग्री, तो यहाँ पे OH जोड़ लो, उसी को बोलते लेस स्टेबल कार्बोकेटायन पे जोड़ते हो तो उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिक। OH जुड़ गया और अपने आप जब अल्काइन होता है ना तो वो टॉटोमराइज हो जाता है। जब ये आप बना तो 1 2 3 ये डबल बॉन्ड इधर और ये इधर, तो अपने पास ये बन जाएगा। और pH को चाहे आप ओपन करके लिख दो। तो बोला था नंबर और टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज एटम इन D, तो कितने हैं sp, डबल बॉन्ड जितने हैं, तो 6 इसमें हो गए और 1 इसमें, टोटल कितने हो गए, 7 आंसर आ जाएगा। ये था भाई ज़बरदस्त क्वेश्चन। ये वाला थोड़ा कठिन मैं मान सकता हूँ, लेकिन अब तो आइडिया लग गया ना, अगर ऐसा आता है तो आपको क्या करना है, तो बस नेक्स्ट टाइम कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन सो पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो 1 डिग्री अमाइन होता है, प्राइमरी अमाइन गिव पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट, तो 1 डिग्री है। और क्या बनाता है, NH2 को हटा के NC बनाता है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले नहीं देंगे, तो 2 ही हैं, A और C हो जाएगा। इसमें बोला है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl pH इतना, ठीक है, pH 1 है तो H+ 10⁻⁻1 हो जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वॉल्यूम के इन्वर्सली होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या बोला है, डाइल्यूटेड एडिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर ऐड किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H+ का क्या 10⁻⁻1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम का रिलेशन इन्वर्स होता है। pH होता है -log H+, तो -log 10⁻⁻1 डिवाइड बाई 2, इतना हो गया, बात ख़त्म। तो ये था इसमें रोल, डाइल्यूट करने पे ये डेफिनेटली आधा हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, तो 1 2 इधर क्यों किया, क्योंकि ब्रोमीन था, सब्स्टिट्यूएंट लगा था। हाँ, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटूइन, ये वाला। तो विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल इज लीस्ट लाइकली टू एफर्वेसेंस। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना वो एफर्वेसेंस देते हैं, H2O वीक एसिड होता है। तो ये वाला देगा पिक्रिक एसिड, ये भी देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल वाले जहाँ हुए वो नहीं देते हैं, ये भी देगा। फिनॉल दिख गया भाई तो उसे नहीं देना है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें बोला है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रेशियो बताना है। तो IC ये स्ट्रक्चर लिख दिया है, तो बॉन्ड पेयर 1 2 है बॉन्ड और लोन पेयर 3 है, ठीक है। H2O में 2 बॉन्ड पेयर है 2 लोन पेयर है। तो ये सब है तो ईजी था, एकदम ईजी है, आई होप आप सभी को आता है। ये वाला देखते हैं, अगर मान लो ये E2 रिएक्शन कराता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो E2 कैसे हो, 0 अल्फ़ा बीटा बीटा, तो उस H को निकालना जहाँ से अल्फ़ा H ज़्यादा बने। तो इसको निकाला, इसको इधर ले आया, ये बना। इसको भी निकाल सकता था लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा H कम आता, तो ये बना। KOH एक्वस होता है तो SN रिएक्शन होती है, तो OH माइनस डायरेक्ट यहाँ जाएगा और इसको हटा के OH बना देगा। NaOMe फिर ये E2 रिएक्शन करता है, तो ये यहाँ से निकालेगा, इसको ले आएगा और इसको मार के बाहर निकाल देगा, ये बन जाएगा। ये पैराबेंजोक्विनोन बनाता है, ये याद रखना, इसमें मैकेनिज्म नहीं लगाना। OH होता है तो पैराबेंजोक्विनोन बनता है। NCERT में रिएक्शन की मैंने 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो कॉपर एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री कीटोन और 3 डिग्री होता है तो एल्कीन बनाता है।
ठीक है, ये याद रख लेना। अल्कोहल OH की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी मैंने लिखा दिया, आप देख लो। बोला है द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर। तो MX3 है, तो इसको ब्रेक किया तो M3 ये वाला इधर हो जाता है और ये वाला इधर हो जाता है, लेकिन बैलेंस करना था। इसके पास 3 है, इसके 1 था, 3 इधर लिख दिया। अल्फ़ा क्या होता है I-1/N-1। N क्या होता है 1 और 3 कितने हैं 4, और यहाँ पे I2-1 तो 1/3 मतलब 33.33%, इतना आ जाएगा। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट। ये बनाने के लिए तो इथाइल बेंजीन है, Br2 आयरन ले लोगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो पैरा पे जोड़ देगा। ऑर्थो वाला स्टेरिक करता है इसलिए उसको नहीं बनाते। Cl2 हीट गिवन है तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। तो ये अलाइलिक अगर कहीं पे दिख रहा है ना पोजीशन तुरंत लगाना, तो क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, तो यहाँ पे Cl जुड़ गया। अल्कोहलिक KOH अभी देखा एलिमिनेशन 0 अल्फ़ा और बीटा, तो वहाँ से बीटा H निकाल के इसको इधर ले आया और इसको मार के बाहर निकाल दिया, तो ये बन गया। कहोगे सर इसको क्यों नहीं निकाला? भाई ये ऑलरेडी यहाँ पे बीटा H कहाँ पे है और ये स्टेबल नहीं बनता, और क्या बनाते हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। कभी ऐसा देखा है स्ट्रक्चर? नहीं देखा है। तो ये वाला रेजोनेंस भी स्टेबलाइज है पूरा, तो इसलिए हमने उसी को निकाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये वाला देखते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलल, स्मॉल m मतलब मोलल, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड इतना, दैट डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डेल्टा TF जैसे ही बोल दिया IKFM, तो 0.2 I इतना और I की वैल्यू मेंशन है, मतलब वो क्या, अगर इलेक्ट्रोलाइट है डिसोसिएट हो रहा है तो I की वैल्यू एज्यूम करनी है। तो I निकाली यहाँ से इतना। HA कितना हो जाएगा 0 पे, इसका मोल मान लेते हैं 1 और ये 0 रहा होगा। टाइम T पे 1 - अल्फ़ा, ये 1 स्टोइकियोमेट्री को ज़रूर मल्टीप्लाई किया करो, ठीक है। अब I क्या होता है टोटल नंबर मोल आफ्टर डिसोसिएशन, तो ये डिसोसिएशन के बाद इतने थे, इनिशियल इतना था, तो I की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 + अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा निकालोगे जब। तो यहाँ पे K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इसके लिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, और जब आप इसको लिखते हो तो C∆2 1 - अल्फ़ा, ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए भी फॉर्मूला। तो 0.1 C कॉन्सेंट्रेशन और 1/9 आपने निकाल लिया, 1 - 1/9 ये आ गया। मल्टीप्लाई कर दो 100 में, अच्छा यही पूछा था, तो बस इसको आप इसको डिवाइड करके इसके टर्म में लिख दो 1.38 आ जाएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कई सारी चीज़ें यूज किया है इसमें, ठीक है। इसमें देखो IPC नेम तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4p इथाइल है, साइक्लोपेन 2 इन ऑल, ख़त्म। 2 पे डबल बॉन्ड है तो इन और 1 पे ऑल है, क्योंकि वही लीडर है इस बार। इसमें बोला इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो एल्डोल क्या होता है, डाइल्यूट बेस कार्बोनिल कंपाउंड हो, उसके बगल अल्फ़ा H हो तो एल्डोल होता है। तो यहाँ पे ये भी H है, ये भी H है, कौन इसका H निकलेगा? तो हमेशा याद रख लेना एल्डिहाइड जो होता है कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है, तो हम कीटोन वाले H को निकालेंगे, नेगेटिव है, सो दैट ये नेगेटिव एल्डिहाइड पे अटैक कर सके, तो एल्डिहाइड को ही अटैक कराना। और 5 6 का ऑप्शन हो 6 मेंबर रिंग बनाना, और 5 7 का हो तो 5 बनाना। तो यहाँ पे ये अटैक करेगा यहाँ, ये अटैक किया इस पे और ये बॉन्ड टूट गया। तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, तो 5 एक रैंडम नंबरिंग करके 5 वाला ये अटैक किया था, ये टूटा था, ये नेगेटिव है, और एक पे लगा था, लगा दिया। यहाँ से ये H ले लेगा वर्कअप में, तो OH हो गया, हीट कर दोगे तो कंडेंसेशन, OH और H ये निकल जाएगा। ये H क्यों नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना कॉन्जुगेशन में, तो इसलिए अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। तो ये भी मैं इजी ही मानता हूँ क्वेश्चन। अब ये वाला देखते हैं। बोला द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट हाइड्रोजन में इतना, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है, और फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में इतना दे रखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी वैल्यू इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम, तो बेरिलियम को तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन, ये बेरिलियम, और ये Z² मतलब Z1/Z2 N2/N1, ये हाइड्रोजन, ये बेरिलियम, इसके लिए 1 1, और यहाँ पे N2 क्या हो जाएगा 4, और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। N1 यहाँ पे आप निकाल लोगे तो बेरिलियम के लिए अपने पास इतना आंसर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड बोला है तो नेगेटिव को आप छोड़ दो, और ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। और ये ध्यान देना, ये ऑर्बिट हमने लिखा है, ये Z1 Z2 क्या है, हाइड्रोजन के लिए Z1 कितना है 1,
और बेरिलियम के लिए Z कितना है 4 है, तो ये चीज़ ध्यान देना। 4 चौक 16 वो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है, ये हमने लिखा है इंटरचेंज करके, तो आप वो अपने से पुट कर लेना, तो इतना आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन ये है, इसको भी देख लेते हैं। एल्कोहलिक KOH है मतलब एलिमिनेशन, तो ये 0 ये अल्फ़ा ये बीटा, इसको H लिया, इसको इधर आया, इसको निकाला, फिर से ये H था तो ये इसको लिया, इसको मारा इधर आया, ठीक है, बेंजाइन बन गया, ओ सॉरी अल्काइन बन गया। Hg2+ है तो यहाँ पे OH लगा दिया, दोनों सिमेट्रिकल हैं, और अल्काइन होता है तो टॉटोमराइज हो जाता है, तो ये H इधर, ये डबल बॉन्ड इधर। अब ये जिंक मरकरी H+ की है ना, तो इसको गायब करके ये बना दिया, तो रिड्यूस कर दिया, बात ख़त्म। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही कुछ सिखाए होंगे और मज़ा आया होगा सॉल्व करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और आप ज़रूर जाके वो सारी चीज़ें देखो जो मैंने बताया है 3 चीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।